जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की स्पेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को मिलेगा महत्वपूर्ण बढ़ावा। पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑफिसर पर अज्ञात बंदूकधारियों का हमला। पीओके मिलना चाहता है वापस से भारत में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दिमागी संतुलन बिगड़ा और एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन। भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने आईएसआई के साथ एक एमओयू साइन किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आईएसआई फिनलैंड की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि भी वर्तमान समय में सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट्स के सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन को ऑपरेट कर रही है। और अब इस पार्टनरशिप के तहत अग्निकुल कॉस्मोस भारत से सिंथेटिक एपरेचर रडार अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम को बिल्ड, लॉन्च और ऑपरेट करने के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेगी। और इस पार्टनरशिप का उद्देश्य है भारत में आईएसआई की जो सिंथेटिक एपरेचर रडार सैटेलाइट एक्सपर्टीज और उसके सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करना, जो कि निश्चित रूप से भारत को उसकी स्पेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित होगा। और इस पार्टनरशिप को लेकर अग्निकुल कॉस्मोस के सीईओ और को फाउंडर श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि पहले भारत में प्राइवेट तौर पर सैटेलाइट सिस्टम को बनाना और लॉन्च करने का मतलब था ज़्यादातर विदेशी टेक्नोलॉजी को जोड़ना और एक ऐसे समय सीमा का इंतजार करना होता था जिस पर एक देश के तौर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब इस पार्टनरशिप का पर्पस इस स्थिति को बदलना ताकि डिजास्टर रिस्पॉन्स, सेंसिटिव एरियाज की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी जैसे जो टास्क है वो देश की प्राथमिकताएं हैं और भारत के पास इन्हें सपोर्ट करने के लिए अपनी खुद की क्षमताएं होनी चाहिए। और इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनीज मिलकर मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को एक सिंगल इकोसिस्टम में कंबाइन करेंगे ताकि उससे एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जो कि भारत के साथ साथ दुनिया भर के कस्टमर्स के लिए भी एक लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट करे। शनिवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक मेजर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसमें लश्कर के 2 आतंकियों के ट्रैप होने की रिपोर्ट है और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन आतंकियों की पहचान की गई है जिसमें से एक लतीफ़ है और एक जाकिर। और इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर भी किया था, फिर जिसके बाद जवाबी फायर भी किया गया। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और उनके सभी पॉसिबल एस्केप रूट्स को बंद करने के लिए एडिशनल ट्रूप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। और इस ऑपरेशन को आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम कंडक्ट कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने साउथ एशिया के सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट मिसाइल इकोसिस्टम की नींव रखी है। और कंपनी का कहना है कि 2500 करोड़ रुपीस की लागत के साथ इस फैसिलिटी में मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक पूरी वैल्यू चेन शामिल रहेगी, यानी कि एक सिंगल रूफ के अंडर रॉ मटेरियल से लेकर मिशन रेडी मिसाइल सिस्टम्स तक ये सब कुछ यहीं पर ही होगा। और ये भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए इस तरह की पहली फैसिलिटी होगी। और उनका ये भी कहना है कि ये जो अपकमिंग फैसिलिटी है ये ग्वालियर में स्थित उनकी मौजूदा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को कॉम्प्लीमेंट करेगी, जहाँ पे वे लाइट मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइंस को प्रोड्यूस करते हैं। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि उनके लाइट मशीन गन प्रोग्राम के तहत शेड्यूल टाइम से लगभग 11 महीने पहले ही वे इन गन्स की 2000 यूनिट्स इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर कर चुके हैं। और स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे बात की जा रही है इजरायली ओरिजिन की नेगेव NG7 लाइट मशीन गन्स की, जिसका इंडियन नेम है प्रहार। और इस तरह की टोटल 40,000 प्लस गन्स आर्मी को डिलीवर होनी है। पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अत्याचारों के खिलाफ पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के एक मैसिव प्रोटेस्ट की घोषणा के बाद से पीओके के मिरपुर में पाकिस्तानी फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट देखी गई है। और पीओके के स्थानीय लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो वायलेंट टैक्टिक का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो भी लगातार जारी है। और एक बार फिर से पाकिस्तान की फोर्सेस द्वारा पीसफुल रैली पर ओपन फायर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। और पीओके के जो लोग हैं भारत से मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। और पीओके की इस स्थिति को देखकर हमें भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की वो स्टेटमेंट याद आ रही है जो कि उन्होंने पिछले साल मोरक्को में इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब मैंने 5 साल पहले कश्मीर वैली में भारतीय सेना के एक प्रोग्राम को एड्रेस किया था तो वहाँ मैंने कहा था कि हमें पीओके पर हमला करने या उसको कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी वो हमारा ही है। लेकिन एक दिन आएगा जब पीओके खुद ही कहेगा मैं भी भारत हूँ, और वो दिन जरूर आएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में सेशल्स के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन के तौर पर राष्ट्रपति स्तर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसी पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की एक आपत्तिजनक टिप्पणी देखने को मिली है, जिस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर इस सम्मान का मजाक उड़ाया और ये दावा किया कि असल सम्मान के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने के लिए ये केवल सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। और वे दावा करते हुए दिखे कि पीएम मोदी की विजिट से कुछ ही दिन पहले इस अवार्ड को क्रिएट किया गया था। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो भी दावे करते हैं उसके सबूत उनके पास नहीं होते हैं सब साबित करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी आपने देखा ही था कि जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सो कॉल्ड विक्ट्री के बारे में एविडेंस मांगे जा रहे थे
तो वो तो कह रहे थे कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। और अब सेशल्स वाले मामले पर भी जो दावे हैं ऑब्वियसली फर्जी हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की इस टिप्पणी पर भारत के गवर्नमेंट सोर्सेज का कहना है कि जो ख्वाजा आसिफ है वो मेंटली अनस्टेबल है और ये एक नोन फैक्ट है और उन्हें उनकी मौजूदा जिम्मेदारी सौंपे जाने से आज के पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। साफ है कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं है और वे उन मामलों पर बेतुकी बातें करके अपना टाइम पास करते हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत कम जानकारी है। और ये भी कहा गया कि ईर्ष्या हमेशा एक बुरी प्रेरणा होती है, खासकर तब जब वो नफरत फैलाने वाले भाषणों में लिप्त हो जाए। वैसे आपको बता दें कि 2025 में यानी कि पिछले साल ही अफगान के मिनिस्टर्स भी ख्वाजा आसिफ को मेंटली इल पर्सन बता चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वो हैं जो कि दिमागी तौर पर सही नहीं है और ये सारी बातें उनके बयानों में स्पष्ट रूप से झलकती भी है। और कहीं ना कहीं इस बात का संदेह भी होता है कि कहीं पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के जो सोर्स हैं वो ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स तो नहीं है। बाकी पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना की तरफ से भी भारत के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। और एक फेक न्यूज़ चाइनीज़ मीडिया ये फैला रही है कि अभी हाल ही में जो जापान की प्रधानमंत्री भारत की विजिट पर आई थी तो इस विजिट के दौरान उन्होंने भारत के पानी की एक सिंगल सिप भी नहीं पी है, जबकि वे उस मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रही थी जो कि वे जापान से लाई थी। और एक बार फिर से चाइनीज़ मीडिया के दावे हैं ये ट्रस्ट मी ब्रो वाले सोर्स पर ही आधारित हैं। बाकी भारत और जापान की पार्टनरशिप से जो चीन की सप्लाई चेन मोनोपोली खतरे में आ रही है। चीन के अड़ोसी पड़ोसी भारत के फेवर में हैं, भारत के एडवांस वेपन्स को ले रहे हैं, या दूसरी भाषा में कहें तो वो चीन को अपनी मध्य उंगली दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो करना है कर लो। तो इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेशंस तो होगी और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो क्यों ना फेक न्यूज़ के माध्यम से किसी तरह से भारत की इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जाए। वरना भारत का पानी कितना स्वादिष्ट है वो तो चीन को भी अच्छी तरह से पता है, विशेष रूप से अगर उसे गोलगप्पे में मिला के पिलाया जाए तो। और चाइनीज़ पीले उसका स्वाद बहुत अच्छे से जानती है। उसका मुंह देखना, कोई नहीं गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। एक तरफ जहां पीओके से पाकिस्तानी फोर्सेस द्वारा सिविलियंस पर ओपन फायर किए जाने की विजुअल सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि आज कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन के समय पाकिस्तान की तरफ से पहले ओपन फायर किया गया था, लेकिन हमारी तरफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने की रिपोर्ट नहीं है। और भारत का क्या रिस्पॉन्स था तो उस पर भी अभी जानकारी आनी बाकी है। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और पीओके से भी जो विजुअल सामने आ रहे हैं तो वो भी हम टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करेंगे। बाकी आज आप कमेंट सेक्शन में ऑल आइज ऑन पीओके लिखना ना भूलें। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया है जिसमें उनकी जान गई है। और पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये कहा जा रहा है कि उन पर यह हमला तब हुआ है जब उन्होंने एक महिला की किडनैपिंग को रोकने का प्रयास किया था। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक अपनी कार से इस एरिया से गुजर रहे थे जब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग एक महिला को ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी कार मोटरसाइकिल के पास रोकी और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बाहर निकले। और इसके परिणाम स्वरूप वो जो लोग थे उन्होंने ओपन फायर किया ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पर, जिससे उनको गंभीर चोट आई और फिर उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जो सस्पेक्ट है वो अपने साथी के साथ उस जगह से फरार हो गए। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि इस इंसिडेंट की जो फुटेज सामने आई है उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक अपनी कार के अंदर ही बैठे हुए हैं और उनकी सीट बेल्ट भी लगी हुई है। यानी कि पाकिस्तानी मीडिया में जो दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला के किडनैपिंग को रोकने का प्रयास किया था और उसमें उन्हें ये गोली लगी है, तो वो केवल एक तरह का कवरअप ही लग रहा है। और वे इसको कवर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में फिलहाल अभी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। भारतीय विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक हैंडल की तरफ से एक पोस्ट जारी करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर रहे हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि वो भारतीय विदेश मंत्रालय को पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स जिसमें ट्रेड, माइग्रेशन और अन्य इश्यूज शामिल हैं तो उसमें एडवाइस कर रहे हैं। और ये जो हैंडल्स हैं ये विदेश मंत्रालय के साथ कैसे काम करना है तो इसके लिए पेड एडवाइस या पेड सेशंस को भी ऑफर कर रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कंफर्म किया गया कि इन इंडिविजुअल्स का विदेश मंत्रालय के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। और साथ ही मंत्रालय ने इस बात का आग्रह किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन फ्रॉड से सावधान रहें। लेकिन हमारा मानना यह है कि अगर विदेश मंत्रालय की फैक्ट चेक टीम उन हैंडल्स और इंडिविजुअल्स के नाम का खुलासा भी करती तो ज़्यादा बेहतर होता इन फ्रॉड को रोकने के लिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपनी उस सॉलिड मोटर के पहले ग्राउंड टेस्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया है जो कि उनके एक्सपेरिमेंटल सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व तो उसको पावर देने के लिए इस्तेमाल होगी। और ये टेस्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर की स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट किया गया था। और आपको बता दें कि जो सॉल्व रॉकेट है उसे विशेष रूप से गगनयान मिशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिटिकल सिस्टम्स को वैलिडेट करने के लिए एक डेडिकेटेड टेस्ट प्लेटफॉर्म की तरह विकसित किया जा रहा है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल जावेद अहमद दर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।
आज के दिन कारगिल वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार निर्मल सिंह और हवलदार मदन लाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आज के दिन कारगिल वॉर में ही ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1986 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन नंदन सिंह पलनी, राइफलमैन रमेश सिंह, राइफलमैन YF नॉक्टे, राइफलमैन NR पंसा, राइफलमैन PK कलिता, राइफलमैन BC डेका और 1996 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन दीपेन सेकिया ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न है, भारतीय नौसेना आज तक कितनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को ऑपरेट कर चुकी है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।